सभापति जी बिजली वितरण संस्थान के महाप्रबंधक ने अन्य राज्यों के तुलनात्मक आंकड़े देकर दिल्ली में बिजली की दर कम होने की चर्चा करते हुए वर्तमान बिजली शुल्क के सुधार की सिफारिश की है। उन्होंने अपने भाषण में इस बात की शिकायत की है कि घरेलू उद्योग के लिए जो बिजली दी जाती है उसका उपयोग बहुत से उपभोक्ता रेडियो, टेलीविज़न और अन्य कार्यों में करते हैं। उनकी यह शिकायत किसी सीमा तक सही है। बहुत से स्थानों पर ऐसा अवश्य होता होगा। यदि एक पैसा शुल्क बढ़ाने की मांग का समर्थन भी नागरिक करे तो कम से कम जो गर्मियों के दिनों में बिजली आंख मिचौनी का खेल खेलती है उसे बंद करने का भी तो प्रबंध होना चाहिए। नागरिक केवल अफसरों की सुख सुविधा के लिए शुल्क बढ़ाकर दें, यह कोई उचित बात नहीं लगती। यही हालत पानी के मामले की है। अनेक बस्तियों में अभी तक पानी नहीं है। ऐसी हालत में लोगों पर जल में वर्तमान शुल्क वृद्धि उचित नहीं लगती। जल योजनाओं का उपयोग जनसाधारण के लिए किए जाने की दिशा में प्रयत्न किया जाना चाहिए। 45 दिन तक चलने वाली सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने पर एक विशेष संकट सफाई कर्मचारियों और नगर निगम के सामने उत्पन्न हो गया है। निगम के सत्ताधारी वर्ग का कहना है कि वे सफाई कर्मचारियों ने जितने दिन काम नहीं किया उतने दिन का वेतन नहीं देंगे। यदि निगम अपने इस निर्णय पर अटल रहा तो सफाई कर्मचारी नगर की सेवा मन से नहीं कर पाएंगे। उनकी हानि हड़ताल के दिनों में अनुपस्थित सहायता की जानी चाहिए। जब ये सफाई कर्मचारी हड़ताल के दिनों का कूड़ा भी उठाएंगे तब उन्हें हड़ताल के दिनों का वेतन यदि नहीं दिया जा सकता तो आर्थिक त्रुटियां मिलाकर कुछ न कुछ आर्थिक सहायता अवश्य की जानी चाहिए। ऐसा करने पर ही सफाई कर्मचारी का दिल जीता जा सकता है। इसके साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि सरकार ऐसे कदम उठाए जिससे फिर ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो जिससे सफाई कर्मचारियों को फिर हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़े। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि प्रत्येक समस्या को जितना हो सके आपसी बातचीत द्वारा हल करने की कोशिश करे। इसके लिए यह जरूरी है कि अपने कर्मचारियों की प्रत्येक समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और अगर उनकी मांगे न्यायोचित हैं तो उन्हें स्वीकार करने में विलंब न हो। ऐसा करने पर कोई भी हड़ताल का रास्ता नहीं अपनाएगा। अध्यक्ष महोदय, जब कोई देश पराधीन होता है तो किसी भी स्थिति में उससे औद्योगिक विकास संभव नहीं होता। शासन करने वाला देश यह कभी नहीं चाहता कि पराधीन देश का औद्योगिक विकास हो और वह आर्थिक रूप से समृद्धशाली बन सके। ऐसा होने से उसे अपनी प्रभुसत्ता बनाए रखने में कठिनाई पैदा हो जाती है और इसलिए वह चाहता है कि राजनीतिक रूप से पराधीन देश आर्थिक रूप से भी पराधीन बना रहे। अपने देश भारत का उदाहरण हमारे सामने है। जब तक यहाँ अंग्रेजों का राज्य रहा तब तक उन्होंने यहाँ किसी भी उद्योग को पनपने नहीं दिया और इस प्रकार वह हमारी प्रगति के मार्ग में सदा ही रोड़े अटकाते रहे। अभी हाल ही में कुछ आंकड़े प्राप्त हुए हैं जिससे ज्ञात होता है कि भारत ही नहीं एशिया में कुछ और देश भी ऐसे हैं जिन्होंने स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारी औद्योगिक उत्पादन एक वर्ष में होता था। अब उतना उत्पादन वह देश केवल दिन में कर लेता है। भारत की तरह ही यहाँ पर सामाजिक औद्योगिकरण की राह पर चलते हुए बड़े उद्योगों को केंद्र के नियंत्रण में रखा गया और मध्यम श्रेणी तथा छोटे उद्योगों को स्थानीय उद्योग बना दिया गया। इसके साथ यहाँ छोटे उद्योगों को अधिक महत्व दिया गया। आज यहाँ के छोटे उद्योगों के विभिन्न प्रकार का उत्पादन हो रहा है। इन उद्योगों में हर वर्ष 40 करोड़ मीटर कपड़ा तो बनता ही है, साथ ही दैनिक जरूरत की प्रत्येक वस्तु इन उद्योगों में बनाई जाती है।
यह सामान यहाँ इतनी मात्रा में बनता है कि इससे यहाँ के लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। इस सब का श्रेय एक स्वाधीन देश के आधुनिक उद्योग को ही जाता है, जिसके पास अपना कच्चा माल है और तकनीकी विकास करने के लिए उत्तम कारीगर हैं। उत्तरी कोरिया की सबसे बड़ी सफलता रेलवे का विद्युतीकरण है। रेलवे विद्युतीकरण का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि उस देश की यातायात में शीघ्रता आती है, जिसके फलस्वरूप देश के उत्पादन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता से पहुंचाया जा सकता है और कच्चे माल की कमी नहीं रहती। इसके साथ साथ लोगों को यात्रा करने में भी सुविधा होती है तथा वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी पहुंच जाते हैं। मेरे विचार से भारत सरकार को भी कोरिया की भांति रेलवे के विद्युतीकरण पर अधिक ध्यान देना चाहिए।